अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर घूम रहा हो, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट करें, एक बॉल है, उसको यहाँ से एक स्ट्रिंग से अटैच करके यहाँ घुमाया जा रहा है गोल गोल। ठीक है, तो ये अब अपने एक सर्कुलर पाथ में ही घूम रही है बॉल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो जो है सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, ये उसका सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यहाँ जो सर्कल बन रहा है इस तरह का, जिसपे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है। सर्कल जो बन रहा है उसके सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है, और इसको कहेंगे और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे सन है, उसके इर्द गिर्द जो है वो जो प्लैनेट्स हमारे पास घूम रहे होते हैं, वो क्या होता है, उन सबका जो है एक सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर अर्थ घूम रही है, ये अर्थ है लेट्स सपोज, एक इसका एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये आपको पाथ दिख रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ पे ही रिवॉल्व हो रही है अपने। ठीक है, एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कुलर आर्क पे घूम रही है। इसी तरह कोई और प्लेनेट है, मार्स हो गया, वीनस हो गया, इन सबके अपने अपने जो है वो एक सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, इसी तरह अर्थ के साथ जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अर्थ के अराउंड, वो मून होता है। तो मून का भी एक सर्कुलर पाथ होता है अर्थ के सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे रिवॉल्व हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन में है ये। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो साइकिल है, साइकिल के जो व्हील्स होते हैं, अगेन ये क्या होते हैं, इनकी मोशन किस फॉर्म में होती है, सर्कुलर पाथ। एक तो होता है स्ट्रेट पाथ में कोई चीज़ घूम रही है, एक जो है वो सर्कुलर पाथ में, ये एक एक्सेस है इसका बीच में, यहाँ से अटैच होती है, और तो ये अपने फिक्स पाथ पे मूव हो रही है। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होता है कि अगर कोई चीज़ अपने किसी भी चीज़ पे घूम रही है, जैसे अ, ये बॉल गोल गोल घूम रही है एक सर्कुलर पाथ पे, तो ये एक ही स्पीड से घूम रही है। ठीक है, अगर ये घूम रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये इसी स्पीड से घूमे जा रही है। इसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड है। जब भी किसी चीज़ की एक कांस्टेंट स्पीड होती है, उसको हम यूनिफॉर्म वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हम उसको कहते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन की अभी हम बात कर रहे हैं, और उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, फर्स्टली क्योंकि सर्कुलर मोशन है, सेकेंडली यूनिफॉर्म है, तो एक इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, सेम होगी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, सॉरी, उसकी कोई वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक अपनी वेलोसिटी पे वो मूव कर रही होगी। इसी तरह उसका कोई एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे हमने कहा वो एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे उसका कोई ना कोई रेडियस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो उसका बीच का एक्सेस है, उससे लेके जहाँ वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहाँ से वहाँ तक का कोई रेडियस होगा। ठीक है, इसी तरह वो सर्कुलर में घूम रही है, तो एंगल्स भी फॉर्म कर रही होगी। ठीक है, सॉरी, ये एंगल, ठीक है, उसको हमने कह दिया थीटा है ये। और अगेन वेलोसिटी अप्लाई हो रही है, तो वी यहाँ पे वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है, इनके आगे मूव करते हैं हम। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन
is a net force that acts on on an object to keep it moving along a circular path. ठीक है, it makes a body follow a curved path. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो हेल्प करती है एक बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में घूमने के। ठीक है, ज़ाहिर है हमारे पास कोई वेलोसिटी भी होगी, अगर एक चीज़ मूव हो रही है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, उसकी कोई स्पीड भी होगी और कोई ना कोई फोर्स ऑब्वियसली अप्लाई हो रही होगी जिसकी वजह से वो घूम रही है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, उसको हेल्प करती है कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूमती रहे। इट मेक्स अ बॉडी फॉलो अ कर्व पाथ में घूमती है वही सर्कुलर पाथ पे। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F=mv² अपॉन आर। ठीक है, मतलब मास कितना है, फोर्स कितनी अप्लाई होगी, जितना उसका मास है प्लस डबल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन जितना उसका रेडियस है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है अपने एक्सेस से, तो उस हिसाब से इस पर फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट करीब होगा एक्सेस से, अपने रेडियस से करीब होगा, तो उस पर कम फोर्स अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे ये एक्सेस है, ये रेडियस इतना है, तो यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई होगी। जितना एक्सेस से करीब होगा ऑब्जेक्ट उतनी कम फोर्स अप्लाई होगी, जितना ऑब्जेक्ट जो है वो दूर होगा अपने एक्सेस से उतनी ज़्यादा इस पर फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को मूव होने में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? The apparent force that is felt by an object moving in a curved path that acts outwardly away from the center of the rotation. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट एक घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और भी फोर्स इस पर अप्लाई हो रही होती है जिसको बाहर की तरफ खींच रही होती है। ठीक है, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट घुमाते हैं तो एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, जैसे अगर हम भी कोई स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ अटैच करके उसको गोल गोल घुमाएं तो वो एक बिल्कुल सर्कल पाथ बना रही होती है। ठीक है, तो जो फोर्स उसको बाहर की तरफ खींच रही होती है वो क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो बाहर से अप्लाई हो रही होती है उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, यहाँ से अप्लाई होती है उसको, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गोल गोल बाहर की तरफ घूम रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम उसकी फोर्स कम कर दें तो वो ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता बीच में एक्सेस के करीब आते 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 रुक जाता है। ठीक है, क्यों? कि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी ख़त्म होती रहती है, उसके बाहर की फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है वो कम होती रहती है। और इसी तरह अंदर की जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जो हम जो फोर्स से उसको घुमा रहे होते हैं, वो भी हम ऐसा ऐसा कम कर देते हैं जब भी ऑब्जेक्ट जो है वापस एक्सिस पे आने लगता है। ठीक है, अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? F=mw² आर। एफ क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम मास है, ये डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू स्क्वायर, इसका मतलब जो वेलोसिटी यहाँ अप्लाई हो रही है एंगुलर वेलोसिटी, उससे हमने इसको यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, और आर जो है वो रेडियस है, जितना उसका रेडियस होगा एक्सिस से लेके उसकी आर्क तक, सर्कुलर आर्क तक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट को अंदर से अप्लाई हो रही होती है, जो ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच रही होती है, या अंदर की तरफ से जो अप्लाई हो रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को पे बाहर से अप्लाई हो रही होती है और ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींच रही होती है। इसी तरह जब दोनों फोर्स अप्लाई होती हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक अपने ख़ास जो है पाथ बना लेता है, उस पर घूमता रहता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ बन जाता है उसका एक सा, और उस पर वो घूमता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? द अपेरेंट फोर्स दैट इज फेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ दैट एक्ट्स आउटवर्डली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। जो उस पर एक्सेलरेशन, ज़ाहिर है वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस पर फोर्स भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी है कोई ना कोई, और मास भी है उसका। ठीक है, और अगेन फोर्स भी इस पर अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन आ जाती है कि उस पर, इसका मतलब क्या है कि उस पर एक्सेलरेशन भी हो रही है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ जो है उसको खींचा जा रहा है, एक्स आउटवर्डली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन, उसकी वजह से।
तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अप्लाई हो रही है उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए इज फॉर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वी जो है वेलोसिटी है, और आर अगेन रेडियस जो है अप्लाई हो रहा है बीच से लेके उसके आर्क तक। ठीक है। The moon revolves around the earth in an orbit that is approximately circular and of mean radius 3.84 into 108 meter. The speed of moon is 1022 meter per second. What is the centimeter acceleration of the moon? यहाँ पे इन्होंने वो दिया हुआ है न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बता दिया हमें, रेडियस बता दिया है। आर हमें पता है उसका रेडियस कितना है अर्थ से लेके मून तक का, 3.84 इंटू 108 मीटर। द स्पीड ऑफ मून इज, मून की स्पीड भी बता दी है इन्होंने, क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए हम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी की वैल्यू क्या है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और रेडियस क्या है हमारे पास 108। ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंपली पहले हम इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसको जब इससे डिवाइड करेंगे 100, सॉरी रेडियस जो है मैंने आधा लिखा है, 3.84 इंटू 100। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे और आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, 2.72 इंटू 10 की पावर -3, ये -3 यहाँ पे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस क्या है, मीटर। यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। ठीक है, एक एम से एक एम कैंसिल, तो ऐसा यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह आया ये। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा यूनिट में कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको इसी तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली जो फॉर्मूला है उसमें उसके साथ ऐसा यूनिट्स भी लिखें और सिंपली इसको सॉल्व कर लें, तो आपके पास ऐसा यूनिट आ जाएगा जो उसमें लगना है। वैसे इसको इस तरह भी याद रखें कि एक्सेलरेशन का जो है ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, द फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ on which the body moving with a uniform velocity is called centripetal। अच्छा, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हमारे पास, जो बीच से फोर्स अप्लाई होती है हम उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो मिड से अप्लाई हो रही होती है हमारे पास, जो हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को घूमने में। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ें दे दी हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस फोर्स प्रोड्यूस ऐसे, बल्कि इसको यहाँ से देख लेते हैं। In uniform circular motion, there must be a net force that must be applied to an object towards the center of the circle to make the object move around the circle, called centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को मूव करने में। ठीक है, विदाउट दिस फोर्स ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव भी नहीं कर सकेगा अपने सर्कुलर पाथ पे। According to Newton's second law of motion, this force produces acceleration towards the center of the circle called centripetal acceleration। जो acceleration produce हो रही होती है इस centripetal force की वजह से, जो ऑब्जेक्ट घूमता है, acceleration जो produce होती है उसको हम क्या कहते हैं, centripetal acceleration। To find the magnitude of the centripetal force, consider an object of mass m। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका मास क्या है m, और रेडियस क्या है r, और स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है।
और v से हमने स्पीड मेजर की है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, क्योंकि अब ये एक्सेलरेशन जो है किसकी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा सी भी बना देंगे। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम ए तो है और एक्सेलरेशन के साथ सी भी है। वेयर ए सी इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वही जो बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूटल पीटल फोर्स से जो अपला प्रोड्यूस हो रही है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन अबव इक्वेशन वी हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब हमें पता है कि एफ का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या अप्लाई मिल रहा है हमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि ए सी जो है वो बराबर है किसके, फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इसका फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, किस तरह हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए सी की जगह उसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आगे देखते हैं। Does the centripetal force directly proportion to the mass of an object to the square of its linear speed and inversely proportion to the radius of the circle? वो यही कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसका इक्वल है, मास क्या है ऑब्जेक्ट का, उसका स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी अपॉन जितना उसको रेडियस है उसका सर्कुलर पाथ का। ठीक है, ओके यहाँ पे एक फोर्स उन्होंने दिखाई है कि जो अंदर से उसको खींच रहे हैं, यहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, जो एक्सिस से अप्लाई हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, जो फोर्स बाहर उसको खींच रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से ये गिर भी गया, यहाँ पे गिरा हुआ दिखाया है इसको। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये यहाँ पे अटैच है अभी तक। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा वही दिखा रहे हैं कि अगर जो स्पीड ब्रेकर वगैरह कभी आ जाते हैं तो एक या राउंड अबाउट आ जाते हैं तो हमारी गाड़ी एकदम से बाहर की तरफ, अक्सर होता है ना ऐसा कि एकदम से राउंड अबाउट अगर आ गया तो हम एक तरफ गिर रहे होते हैं। ठीक है, वो किस वजह से, जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे ये राउंड अबाउट आ रहा है कि अब हमारी कार जो है वो यहाँ से जा रही है इस तरह। ठीक है, अब क्या होता है, कार हम यहाँ गिरने के बजाय जहाँ स्पीड ब्रेकर हम दूसरी साइड पे गिर रहे होते हैं, ऐसा होता है ना कभी। तो क्यों होता है, बाहर की तरफ हम क्यों गिर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है हमारे ऊपर। ठीक है, और अंदर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाती है जब भी हम बाहर की तरफ गिर रहे होते हैं, एकदम कार में लेट से जाते हैं हम दूसरी साइड पे। ठीक है, ओके, अब बैंकिंग ऑफ द रोड, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब बैंकिंग ऑफ द रोड क्या होता है, जब भी हमारे पास कार मूव हो रही होती है तो यहाँ पे जब राउंड अबाउट्स आते हैं, ठीक है, तो ये इस साइड पे ये लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे हमारे हम समझते हैं कि रोड जो है वो प्लेन है। ठीक है, जबकि होता क्या है, यहाँ से थोड़ी सी इस टाइप की होती है हमारी रोड। क्यों होती है वो, इसलिए होती है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, बल्कि सॉरी इस तरह नहीं होती, जैसे ये रोड है तो इस तरह की होती है, ताकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो करे। अगर बिल्कुल इस तरह रोड नहीं होगी तो हम क्या होंगे, बाहर की तरफ, मतलब हो सकता है कार भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उल्टी ही हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बैंकिंग ऑफ द रोड का फिनोमेना अप्लाई होता है, जिसकी वजह से रोड को ऐसा कर्व बनाया जाता है कि
वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई होती रहे। ठीक है, जैसे आगे एग्जांपल एक देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे राउंड अबाउट था, तो यहाँ राउंड अबाउट था। ठीक है, ये यहाँ पे अब इन्होंने रोड, जो प्लेन रोड है, जो हम प्लेन समझते हैं, वो एक्चुअली इस तरह बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जैसे राउंड अबाउट आता है, हम एकदम से इस टाइप पे गिरने लगते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होती है जो बाहर की तरफ हमें खींच रही होती है। अगर रोड इस तरह ना बने और बिल्कुल सीधी बने, तो चांसेस हैं कि गाड़ी भी यहाँ पे उलट सकती है, यहाँ पे उल्टी हो सकती है, उस तरफ गिर सकती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड बनाया जाता है, जिसमें एक साइड से कार जो है वो जो यहाँ पे सरफेस है नीचे, जो मटेरियल अप्लाई होता है रोड बनाने में, वो एक साइड पे ज़्यादा अप्लाई होता है, वर्टिकल फॉर्म में लगाया जाता है। ठीक है, ताकि जो है कार बाहर की तरफ ना गिरे और अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स अपना काम करती रहे, वो फोर्स भी अप्लाई होती रहे साथ साथ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूज। अच्छा, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? ये हमें हेल्प करता है कि हम पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट पार्टिकल से सेपरेट हो जाते हैं एक लिक्विड में। जैसे हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है, ब्लड जो है वो हमारा एक उसमें ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं। ठीक है, फिर एक उनके पास एक मशीन होती है, उसमें हमारा रोटेशन मोशन में या सर्कुलर मोशन में ब्लड घुमाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हैवियर पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं लाइट पार्टिकल से, और लिक्विड अलग हो जाता है। ठीक है, ताकि ब्लड टेस्ट हो सके हमारा, तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस को। जैसे यहाँ पे आप देखें, उनके पास एक मशीन होती है, उसमें ऐसे होल्स बने हुए होते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब को डालते हैं इसमें। ठीक है, ये अभी समझे पूरा रेड है, ब्लड है हमारा इसमें। जब ये इसमें डाल के इसको ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, ये हैवियर पार्टिकल्स देखें अलग हो गए, नीचे आ गए, और लाइट पार्टिकल्स ऊपर रह गए। ठीक है, इससे हेल्प होती है ब्लड टेस्ट करने में। इसी तरह मशीन में जब हम कपड़े वॉश करते हैं, तो जो पार्टिकल्स निकलते हैं हमारे कपड़ों में से, जो डर्ट पार्टिकल्स ये निकलते हैं हमारे कपड़ों में से, वो क्यों निकलते हैं? वो इसी वजह से अलग हो जाते हैं। कपड़े नीचे रह जाते हैं और जो पार्टिकल्स उसमें गंदे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं पानी के साथ। ठीक है, इसी वजह से पानी भी गंदा हो जाता है। कभी आपने मशीन लगाई और साफ पानी डालेंगे आप उसमें, कपड़े डाल के तरह मतलब ऑन करेंगे मशीन, तो कुछ टाइम बाद पानी जो है वो ऐसा ऐसा गंदा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कपड़ों में, डर्ट पार्टिकल्स, वो पानी में आ जाते हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं, और क्योंकि कपड़े हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैम, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कभी क्रीम बीट की हो, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा होता है, या आपने कभी उसकी दूध की मलाई बीट की हो, तो उसमें जो पानी होता है वो अलग हो जाता है, और जो उसकी क्रीम होती है वो ऊपर फ्लफ के तौर पे ऊपर की साइड पे आ जाती है, और पानी बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो इन प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, जो एक सर्कुलर पाथ में जो है अप्लाई किया जाता है, ताकि हैवी पार्टिकल्स लाइट पार्टिकल्स से सेपरेट हो जाए। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है कि जो भी बॉडी इस यूनिवर्स में है, ठीक है, वो एक दूसरे से अटैच हो रही थी, अट्रैक्ट हो रही होती है। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। ठीक है, फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रही होती है एक दूसरे से, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट में फोर्स होती है, दो मैग्नेट रख देते हैं, फोर्स से वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना उनका मास होगा उतनी ही फोर्स से वो जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो किसके, कितना उनके दरमियान में डिस्टेंस है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या कह रहे हैं हम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, मास के, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, उनके डिस्टेंस जितना स्क्वायर है
उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डिस्टेंस आई गेस यहाँ पे डी आएगा, आर नहीं आएगा, तो आगे देख लेते हैं इसको। ओके, आर ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि दो बॉडीज है हमारे पास, ठीक है, ए और बी, और उनका मास है M1 और M2। यहाँ पे M1 आएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस विद द सेंटर्स एट डिस्टेंस आर। दो बॉडीज है, जगह पे रखी है, उनका डिस्टेंस क्या है, सॉरी, आर उसका डिस्टेंस है एक दूसरे से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ए ऑन बी इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उन पे ऑब्वियसली अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। M1 M2 दो मास है, ठीक है, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, उसका रेडियस के। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, देन हमारे पास क्या बन जाते हैं, दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करके हमारे पास बनेगा, इनको आगे देखते हैं। जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारे पास, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M1 M2 अपॉन R2, ठीक है। आगे हम कांस्टेंट का साइन भी रिमूव करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट का साइन है वो क्या है, जी। यहाँ पे जी क्यों लगाया हमने कांस्टेंट के साइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको, सॉरी, ये जी आएगा, जी M1 M2 अपॉन R², ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे जी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल गिवन है। The numerical value of constant g depend on the unit in which force and mass distance are expressed। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे g की वैल्यू गिवन है। g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और g की वैल्यू 6.67 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होती है। या फिर अगर हम डाइन में उसको मेजर करें तो इस तरह होती है, वरना जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में 6.67, ठीक है। तो ये g की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे दे दी है। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता लगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किस तरह आया, क्या हुआ। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ जी वाज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1798 विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैवेंडिश बैलेंस। कैवेंडिश के पास कैवेंडिश बैलेंस था उनका अपना बनाया हुआ, उनके थ्रू उन्होंने वैल्यू फाइंड की जी की। द कैवेंडिश बैलेंस कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल स्फीयर ऑफ मास है, ठीक है। जो बैलेंस था उसमें दो स्मॉल स्फीयर थे, मास m के, दो बॉल्स समझ लें थी, मास m कह रहे हैं, माउंटेड एट अपोजिट एंड ऑफ अ लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ d। यहाँ पे जिस तरह बताया जा रहा है, क्या एक लेंथ थी, उसको हम कह रहे हैं d, ठीक है। एक रॉड थी, उसमें एक साइड पे एक स्फीयर था, एक दूसरी साइड पे दूसरा स्फीयर था, which is suspended at its center by a fine fiber. When two large spheres of mass m are brought near to a small sphere at distance r, when two, the force of gravitation attraction between the sphere produces a torque। जब इनको आपस में करीब लेके आया गया तो एक जो है एक फोर्स प्रोड्यूस हुई, जिसको हम कह रहे हैं टॉर्क, विच ट्विस्ट द फाइबर। यहाँ पे एक फाइबर भी लगाया उन्होंने सेंटर में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो फाइबर जो है वो ट्विस्ट हो गया। द ट्विस्ट इन फाइबर इज प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। जितना उस पर टॉर्क अप्लाई होती गई, उसकी वजह से वो क्या हुआ, उस पर फाइबर पे ट्विस्ट आते रहे, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें इसको, जो रॉड है और जो स्पेयर लगा हुआ है, इसको आपस में घुमाया गया, करीब लेके आया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। If Gmm divided by r square is the gravitational force between the sphere, अगर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हम कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह रही है, जी एम एम, स्मॉल मास लार्जर मास M1 M2 भी कह सकते हैं यहाँ पे,
अपॉन आर स्क्वायर इज एंड जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू जी डी यहाँ पे टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है, देन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जीरो और यहाँ पे इक्वल टू जीरो लगा दिया, ठीक है। ये पूरा किसके इक्वल है, जीरो के। वेयर सी इज अ C is a proportional constant. Its value depend on the nature of the material of fiber. C जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी नेचर किस पे अप्लाई हो रही है, डिपेंड कर रही है फाइबर पे कि उसका मटेरियल क्या था। For different materials value is different can be determined experimentally by substituting the values of all known quantities in the above equation. The value of G can be calculated as, तो वैल्यू ऑफ G क्या हो गई, G इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम एम डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आई ग्रेविटेशन की, जो कि होती है 6.67, ठीक है। इन सबकी वैल्यूज उसमें रखी गई, रेडियस की, मास की, डिस्टेंस की, उससे हमारे पास एक जी की वैल्यू आ गई। इस तरह उन्होंने जी की वैल्यू फाइंड की थी। Okay, mass of Earth. The mass of Earth may be determined with the help of Newton's law of gravitation. We know that the Earth attracts to the bodies towards its center. ठीक है, हमें पता मास ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, अर्थ जो है वो हर चीज़ अपने सेंटर में अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी होती है। सपोज करते हैं कि एक बॉडी है मास एम की, वो अर्थ पे रखी गई, ठीक है। जैसे अर्थ की सरफेस है, उस पर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। उसका मास क्या है, एम। इफ द एम be the mass of the earth, its radius, then the force which the earth attract the body towards its center is given by the equation. अच्छा, इसका मास क्या है, एम, इस अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम, ठीक है। और ऑब्वियसली वहाँ पे रेडियस भी होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके इक्वल है, एफ इक्वल टू जी, स्मॉल है अर्थ, अर्थ का मास इसलिए यहाँ पे ई लगाया है अपॉन आर स्क्वायर, जितना उनका रेडियस है। ई अगेन यहाँ पे स्मॉल ई लगा दिया अर्थ का रेडियस की वजह से, ठीक है। हम यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन जो है अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, वेट क्या है, इस बॉडी का वेट क्या है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल है, फोर्स वेट के इक्वल है। जितना उसका फोर्स होगा उतनी, जितना वेट होगा उतनी फोर्स अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं वेट इक्वल टू जी एम एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। हम अब यहाँ पे वेट का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एम जी। यहाँ पे हमने इसको एम जी से रिप्लेस कर दिया है वेट को, ठीक है। W इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे W था पीछे इक्वेशन में, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, W की जगह एम जी। नेक्स्ट इक्वेशन में ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, G इक्वल्स टू एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ से अब हमने कुछ छोड़ दें, ये हमारे पास इक्वेशन बच रही है। नेक्स्ट G इक्वल्स टू ग्रेविटी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब हमने वैल्यू निकालनी है इस वाले एम की, सही। तो ये इक्वेशन अभी कैसे है, जी इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ये वाला आर ई स्क्वायर उधर जाके इस जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई। अगेन हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको वहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे, हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई, सॉरी अपॉन ग्रेविटी इक्वल्स टू एम ई। तो यहाँ पे भी वही इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ग्रेविटी के, स्मॉल जी की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी का क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इसकी 10 की पावर है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आर ई की वैल्यू होती है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.38 इंटू 10 इंटू 106 मीटर। ये सारी वैल्यूज आपने इसी तरह याद कर लेनी है। इसकी ना भी करें रेडियस की, तो ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि स्मॉल जी की क्या वैल्यू होती है और कैपिटल जी की क्या वैल्यू होती है। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी फाइंड द मास ऑफ अर्थ
इससे ये वाली वैल्यू जब उन्होंने इस फॉर्मूले में पुट की, इनके पास क्या आ गया, मास ऑफ अर्थ आ गया। सही। ओके, चैप्टर को यहीं पे रखते हैं, फिर बाकी वीडियो बाकी टॉपिक्स थोड़े से रह गए हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करके मैं वो दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, डेरिवेशंस की। तो यहाँ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।